हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गौरव ग्रंथों की व्याख्या के विभिन्न उपागमों की बात करेंगे। व्याख्या के विभिन्न उपागम, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्याख्या के विभिन्न उपागमों का वर्णन कीजिए। तो आपको इन्हीं उपागमों को बताना है जो आज की इस वीडियो में जिनकी आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि जितने भी उपागम हैं वो थोड़े से टफ हैं। अगर आपको इसे सही से समझना है तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखें। तो व्याख्या के विभिन्न उपागम, वेरियस अप्रोचेस टू इंटरप्रिटेशन। गौरव ग्रंथों की व्याख्या अनेक तरह से अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दी जा सकती है। व्याख्या के इन भिन्न भिन्न तरीकों को हम इसके भिन्न भिन्न उपागम कह सकते हैं। अब देखो, जो गौरव ग्रंथ हैं, गौरव ग्रंथ की बात हमने फर्स्ट पार्ट में कर ली थी। तो जो गौरव ग्रंथ होते हैं उन ग्रंथों की व्याख्या करने के कई तरीके हैं। जो पुराने ग्रंथ हैं उनकी जो व्याख्या है, उनकी व्याख्या करने के कई तरीके हैं, और अलग अलग जो ये तरीके हैं इन्हीं को हम उपागम कहते हैं। मतलब गौरव ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए एक से ज़्यादा तरीके हैं। हम अलग अलग तरीके से गौरव ग्रंथों की व्याख्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो इसी कारण से उसके अलग अलग उपागम भी हैं, अलग अलग अप्रोचेस भी हैं। संक्षेप में, गौरव ग्रंथों की व्याख्या के किसी विशेष उपागम का चयन करते समय हम यह निर्णय करते हैं कि हम किन किन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहेंगे और इसके लिए किस किस तरह की आधार सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी होगा। तो फ्रेंड्स, जब हम गौरव ग्रंथ की व्याख्या करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हम किसी एक तरीके, एक उपागम का चयन करते हैं, चूज़ करते हैं, जिसमें हम ये बात कंफर्म कर लेते हैं कि हम किस तरह से इस गौरव ग्रंथ को, चाहे वो गौरव ग्रंथ प्लेटो का हो, अरस्तु का हो या किसी का भी ग्रंथ हो, उस ग्रंथ को हम किस तरह से समझने की कोशिश करेंगे, किस किस क्वेश्चन का आंसर उसमें से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कौन सा उपागम चूज़ करते हो। गौरव ग्रंथ की व्याख्या के लिए 5 उपागम सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला है शब्दार्थ मीमांसा उपागम, दूसरा है जीवनी मूलक उपागम, तीसरा है ऐतिहासिक उपागम, और चौथा है दार्शनिक उपागम, और पांचवा है संश्लेषणात्मक उपागम। फ्रेंड्स, ये पांचों के पांचों उपागम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हमें इन्हीं उपागमों को अपने एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। मैंने DOSOL की रीडिंग को देखा था तो उसमें ये सारे उपागम नहीं थे, उसमें दूसरे उपागम भी थे। बट यकीन मानिए, ये जो उपागम है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये एक ऑथेंटिक चीज़ है। तो पहला उपागम है शब्दार्थ मीमांसा उपागम। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मूलतः शब्दार्थ मीमांसा या शास्त्रार्थ मीमांसा का प्रयोग धर्म ग्रंथों की व्याख्या के संदर्भ में होता था। अब दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र के गौरव ग्रंथों की व्याख्या के संदर्भ में भी इस शब्द का प्रयोग होने लगा है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये शब्दार्थ मीमांसा उपागम था, हरमेन्यूटिक अप्रोच जो था, उसका पहले प्रयोग बस जो धर्म से संबंधित ग्रंथ होते थे उसकी व्याख्या के लिए किया जाता था। बट लेकिन आज के टाइम पर जो दर्शन शास्त्र है या राजनीति से संबंधित जो गौरव ग्रंथ हैं उनकी व्याख्या के लिए भी इस उपागम का प्रयोग किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है? शब्दार्थ मीमांसा का ध्येय प्रस्तुत ग्रंथ में प्रयुक्त शब्दावली के वास्तविक किंतु गूढ़ या छिपे हुए अर्थ का पता लगाना है। देखो फ्रेंड्स, जो ये उपागम है उस उपागम का मतलब यही है कि इस उपागम के अंतर्गत जो गौरव ग्रंथ होता है उसके अंदर कई सारे शब्द होते हैं। तो उस शब्द का या उन शब्दों का असली में क्या मतलब है या क्या छुपा हुआ उसका मीनिंग है, उसका पता लगाना होता है। इस उपागम में ये पता लगाया जाता है कि जो गौरव ग्रंथ है उसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनकी असली मीनिंग क्या है। इस उपागम के अंतर्गत लेखक की शब्द योजना को ध्यान में रखकर उसके गूढ़ अर्थ का पता लगाया जाता है। अब देखो दोस्तों, इस उपागम में जो ये अप्रोच है उसमें ये पता लगाया जाता है
कि जो लेखक ने शब्दों का प्रयोग किया है उसकी असली मीनिंग क्या है। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। तो आपने रूसो और मार्क्स का नाम तो सुना ही होगा। ये विचारक हैं, ये राजनीति से संबंधित कुछ विचारक हैं। रूसो ने अपनी विख्यात कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आरंभ में लिखा है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा है। मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रूसो ने अपनी एक बुक लिखी थी, रूसो ने सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें रूसो ने स्टार्टिंग में लिखा है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा है। इसके अलावा मार्क्स का नाम आपने सुना होगा। मार्क्स ने अपनी एक कृति लिखी है, एक बुक लिखी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र। इसके अंत में उन्होंने लिखा है, दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ, तुम्हें अपनी जंजीरों के सिवा कुछ नहीं खोना है। अब यहाँ पर देखिए, रूसो ने और मार्क्स ने दोनों ही अपने इन वाक्यों में जंजीर शब्द का प्रयोग किया है, चैन शब्द का प्रयोग किया है। बट इसका असली मीनिंग क्या है? तो देखिए, रूसो और मार्क्स ने आधुनिक युग की परिस्थितियों में उन जंजीरों की चर्चा की है जिनसे लोग जकड़े हुए हैं, परंतु इस शब्द का प्रयोग करते समय दोनों का अभिप्राय भिन्न भिन्न था। रूसो की दृष्टि में जंजीरें उन कायदे कानूनों के बंधन हैं जो मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता में कटौती करते हैं, और वह इन बंधनों का पुनर्निर्माण करके इन्हें ऐसा रूप देना चाहता है जिसमें मनुष्य अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को एक नए रूप में, अर्थात नागरिक स्वतंत्रता के रूप में फिर से प्राप्त कर सकें और इस तरह सुरक्षित अनुभव कर सकें। दूसरी तरफ मार्क्स की दृष्टि में जंजीरें वे बंधन हैं जिनसे पूंजीपति वर्ग ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कामगार वर्ग को, वर्किंग क्लास को बांध रखा है। मार्क्स सब कामगारों को संगठित करना चाहता है ताकि वे इन बंधनों को तोड़ डालें और स्वतंत्र अनुभव करें। देखिए दोस्तों, रूसो और मार्क्स इन दोनों ने अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में जंजीर शब्द का प्रयोग किया है। अब जंजीर शब्द का प्रयोग रूसो ने इसलिए किया है कि रूसो ने इस शब्द का प्रयोग करते समय उसका मतलब ये था कि अब लोगों के पास ना पहले प्राकृतिक अधिकार हुआ करते थे। प्राकृतिक अधिकार मतलब नेचुरल लिबर्टी, मतलब जब कोई भी स्टेट नहीं था, सरकार नहीं थी, तो लोगों के पास बहुत सारे अधिकार थे। कोई भी संसाधन हुआ करता था, चाहे नदियाँ हों, चाहे कोई भी प्रकृति हो, इंसान उसका आसानी से यूज़ कर लेता था। इंसान के ऊपर किसी भी प्रकार के रूल्स रेगुलेशन नहीं हुआ करते थे, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, उसको पूरी स्वतंत्रता थी कुछ भी करने की। बट सरकार वगैरह आ गई तो उसके कई सारे अधिकारों को कानूनों और रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत छीन लिया गया। तो यहाँ पर रूसो के संदर्भ में अगर हम देखें तो जंजीर शब्द का मतलब है कि जब सरकार आई तो सरकार ने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लागू कर दिए जिससे कि लोग एक बंधन में बंध गए। तो उसका मतलब बस जंजीर से यही था, और वो चाहता था कि लोगों को अब इस जंजीर से हटाने के लिए उनको कई सारी नागरिक स्वतंत्रताएं दी जाएं, सिविल लिबर्टी दी जाए, मतलब लोगों को कई तरह के अधिकार प्रोवाइड किए जाएं। तो उसका जो जंजीर शब्द से मतलब था वो था अधिकारों से, स्वतंत्रता से उसका जंजीर शब्द से मतलब था। लेकिन जब हम बात करते हैं मार्क्स की, तो मार्क्स ने भी जंजीर शब्द का प्रयोग किया है। बट यहाँ पर मार्क्स का जो मतलब है जंजीर शब्द को लेकर वो ये है कि उन्होंने कहा है कि देखो, जो पूंजीपति वर्ग है उसने मज़दूर वर्ग को, जो कामगार वर्ग है, उसको बांध कर रखा है। मार्क्स का मानना है कि जो पूंजीपति वर्ग है उसने कामगार वर्ग को अपने स्वार्थ के लिए बांध कर रखा है, मतलब उन्हें गरीबी में जीवन जीने के लिए मजबूर किया है पूंजीपति वर्ग ने। तो यही चीज़ जंजीर है मार्क्स के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये था कि शब्दार्थ मीमांसा उपागम में शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास किया जाता है कि इस दार्शनिक ने
इस शब्द का क्या मतलब बताने की कोशिश की है। आई होप आप शब्दार्थ मीमांसा उपागम को समझ गए होंगे। इसमें मेन फोकस शब्द को समझने में किया जाता है। अभी उदाहरण से आपको समझ में आ गया कि एक ही शब्द का प्रयोग अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग मतलब समझाने के लिए किया है। अब दूसरा उपागम है जीवनी मूलक उपागम, बायोग्राफिकल अप्रोच। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान से समझिए, बहुत इजीली आ जाएगा। जीवनी मूलक उपागम के अंतर्गत गौरव ग्रंथों की व्याख्या के लिए हम यह देखते हैं कि लेखक ने प्रस्तुत ग्रंथ कब लिखा, उसके व्यक्तित्व और व्यक्तिगत अनुभव, उसके अपने जीवन के उतार चढ़ाव इत्यादि उसकी रचना में किस तरह प्रतिबिंबित होते हैं या हुए हैं। देखिए दोस्तों, जीवनी मूलक उपागम में एक जीवन शब्द आ रहा है, तो इससे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जो भी दार्शनिक कोई ग्रंथ लिखता है तो उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है, वो किसी चीज़ से प्रभावित होता है। तो अपने व्यक्तित्व से प्रभावित होकर या किसी दूसरे से प्रभावित होकर किसी दूसरों की बातों में आकर उसके अंदर कई सारी धारणाएं बन जाती हैं। जो लेखक है, जो विचारक है, उसके अंदर कई सारी धारणाएं बन जाती हैं। तो जीवन में कई सारे पहलू आने पर उसके अंदर कई सारी धारणाएं बन जाती हैं और उस आधार पर वो अपनी बातों को ग्रंथ में लिखता है। तो जब हम किसी लेखक के जीवन को ध्यान में रखकर ग्रंथ को समझने की कोशिश करते हैं या उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि वो व्यक्ति जीवनी मूलक उपागम का प्रयोग कर रहा है। इसे फ्रेंड्स अभी बस मैं समझाने के लिए एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ, इससे आप एग्ज़ाम में मत लिखना। देखिए, अब आपने कालिदास का नाम सुना होगा। कालिदास एक बड़ा विद्वान तब बनता है जब उसकी वाइफ उसको बहुत कुछ सुनाती है या उसको बहुत बुरा भला कहती है। मतलब यहाँ पर ये है कि कालिदास के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिससे वो प्रभावित हुए और फिर उन्होंने अपने आप को सुधारा या जो भी किया काम। तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से प्रभावित होकर उसके जीवन में कोई घटना ऐसी हो जाती है जिसके कारण वो कुछ ग्रंथ में बातें लिखता है, तो ये हो जाता है जीवनी मूलक उपागम। कोई नहीं, इसे उदाहरण से समझ लेंगे, आ जाएगा समझ में। अब देखते हैं एक ऑथेंटिक उदाहरण, एक अच्छा सा एग्जाम्पल। उदाहरण के लिए, जब हम प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो की रचनाओं की व्याख्या के लिए जीवनी मूलक उपागम का प्रयोग करते हैं, तब हम उसके जीवन के घटनाक्रम पर विचार करते हैं। देखो, जब हम जीवनी मूलक उपागम का सहारा लेते हैं ना, तो हम प्लेटो के जीवन के घटनाक्रम पर विचार करते हैं। प्लेटो की जगह कोई भी दार्शनिक हो सकता है, तो उसके जीवन के घटनाक्रम पर विचार करते हैं। प्लेटो ने अपने युवावस्था में यह देखा कि एथेंस की लोकतंत्रवादियों ने सुकरात जैसे मनीषी को इसलिए प्राणदंड दे दिया क्योंकि वह पुरानी रूढ़ियों को चुनौती दे रहा था। यह देखकर प्लेटो अपने राज्य की तत्कालीन दशा से बहुत खिन्न हुआ। अब देखिए दोस्तों, प्लेटो की जब युवा अवस्था थी, जब वो मतलब कम उम्र के थे, तो उन्होंने एथेंस में ये देखा कि जो सुकरात थे, जो सुकरात का मतलब है यहाँ पर उनके टीचर, प्लेटो का जो टीचर था वो था सुकरात। तो सुकरात को एथेंस के लोकतंत्रवादियों ने, एथेंस में लोकतंत्रवादी थे क्योंकि ये सिटी स्टेट थे, यहाँ पे तो लोकतंत्र पाया जाता था। तो यहाँ के जो लोकतंत्रवादी थे, उन्होंने सोचा कि जो ये सुकरात है उसके विचार हमारे लिए बहुत खतरा हैं। अब सुकरात एक दार्शनिक थे तो उनके अलग ही विचार थे, तो उनको लगा इनके विचार हमारे लिए खतरा हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। अब प्लेटो पर इस बात का गहरा प्रभाव पड़ा। प्लेटो ने जब ये व्यवस्था देखी तो वो बहुत इससे क्रोधित हुए, बहुत ही दुखी हुए, गुस्से में भी आए। तो इस बात को लेकर लोकतंत्रवादियों की वो बहुत ही मतलब उनका व्यवहार बदल गया। ऐसी हालत में उसने रिपब्लिक की रचना की जिसमें दार्शनिक राजाओं के शासन का समर्थन किया गया। बाद में उसने जब सिसिली के शासक सिराक्यूस को दार्शनिक बनाने की जीतोड़ कोशिश की परंतु वे कामयाब नहीं हुआ, तब उसने लॉज लिखी जिसमें पुराने कल्पना लोक का त्याग करके व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया था। तो देखो दोस्तों,
प्लेटो ने एक दो बुकें लिखी हैं, एक बुक का नाम है रिपब्लिक और एक बुक का नाम है लॉज। जब हम बात करते हैं रिपब्लिक की, तो प्लेटो ने ये बुक कब लिखी? जब प्लेटो ने ये देखा कि देखो लोकतंत्रवादियों ने सुकरात को मृत्युदंड दे दिया है, तो उन्होंने रिपब्लिक नाम की एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने बात की कि जो राजा होगा वो एक दार्शनिक होना चाहिए, फिलॉसफर होना चाहिए। तो उन्होंने राज व्यवस्था से संबंधित बुक लिखी। उन्होंने लोकतंत्र को बहुत कुछ खास वरीयता नहीं दी, उन्होंने राजतंत्र की एक तरह से बात की, वो भी किसकी? दार्शनिक राजा की। अब वो प्रभावित हुए ना, उन्होंने सोचा कि सुकरात को, जो कि एक दार्शनिक था बहुत बड़ा, उसको मृत्युदंड यानी कि प्राणदंड दे दिया गया। तो उन्होंने अपनी बुक में दार्शनिकों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, बहुत ज़्यादा इज्जत दी और दार्शनिकों को राजा बनाने की बात की। कहने का मतलब ये है कि वो अपने जीवन की घटना से प्रभावित होकर अपने लेखन में कई सारी बातों को उन्होंने शामिल किया। इसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी लॉज, विधि व्यवस्था। अब ये विधि व्यवस्था उन्होंने कब लिखी? जब वो एक सिसिली एक जगह है, तो उसके राजा को, उसके शासक को, जब राजा नहीं कह रहा, उसके शासक को वो दार्शनिक बनाने में जब कामयाब नहीं हुआ, प्लेटो जब दार्शनिक बनाने में उस राजा को कामयाब नहीं हुआ, तो उसने लॉज नाम की एक बुक लिखी जिसमें उसने कल्पना लोक का त्याग करके व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही। कहने का मतलब यही है कि जीवनी मूलक उपागम में किसी घटना से प्रभावित होकर लेखक अपना लेख लिखते हैं। आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही इधर इतालवी दार्शनिक मैकियावेली ने डिस्कोर्स ऑन लेवी के अंतर्गत उन्होंने एक बुक लिखी थी, डिस्कोर्स ऑन लेवी। उसके अंतर्गत उन्होंने गणतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली ठहराया था। उन्होंने कहा था जो रिपब्लिक शासन प्रणाली है वो सबसे अच्छी होती है। रिपब्लिक का मतलब आप लोकतंत्र को मान सकते हैं। लेकिन जब उसने यह अनुभव किया कि तत्कालीन इटली के लोगों का चरित्र इतना उन्नत नहीं था कि वे गणतंत्र को चला पाते, तब उसने प्रिंस के अंतर्गत राजतंत्र का समर्थन किया और भावी नियुक्ति को यह निर्देश दिया कि अत्यंत स्वार्थी, लालची, धूर्त और कृतघ्न लोगों को वश में कैसे किया जा सकता है। अब मैकियावेली ने अपनी बुक में ये लिखा था कि जो गणतंत्र है वो सबसे अच्छा है, बट जब उन्होंने अपने टाइम पर देखा कि अरे यहाँ इटली के लोग तो इतने अच्छे हैं ही नहीं, इनका चरित्र इतना अच्छा है नहीं, ये तो लोकतंत्र को यानी कि गणतंत्र को चला ही नहीं पाएंगे, तब उन्होंने राजतंत्र का समर्थन करना शुरू किया। यहाँ भी वही है कि अपने जीवन में हुई घटना के आधार पर उन्होंने अपने विचार को बदल लिया। ऐसे हमें कई सारे उदाहरण मिल जाते हैं, बट इतना उदाहरण के तौर पर इतना काफ़ी है। इसके साथ ही हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हर दार्शनिक सिर्फ अपनी जीवन की घटनाओं से प्रभावित होकर ही वो सारी चीज़ें अपनी बुक में लिख देता है। ऐसा सारी चीज़ें हम नहीं कह सकते। यह सच है कि किसी लेखक के अपने जीवन के अनुभव उसके कृतित्व को अवश्य प्रभावित करते हैं, लेकिन गौरव ग्रंथों के संपूर्ण कथ्य को उनके रचनाकार के व्यक्तिगत जीवन के साथ जोड़ना तर्कसंगत नहीं होगा। गौरव ग्रंथ का मुख्य लक्षण यह है कि उसका कथ्य देशकाल और व्यक्ति विशेष के अनुभव की सीमाओं से परे होता है। यदि उसकी व्याख्या करते समय अन्य बातों के साथ साथ लेखक के जीवन की घटनाओं पर भी विचार कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किसी लेखक के प्रत्येक तर्क को उसके जीवन की किसी घटना, उसके स्वभाव की किसी विशेषता या स्वास्थ्य की विकृति के साथ जोड़ना हास्यास्पद हो सकता है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कोई भी लेखक अगर कोई भी ग्रंथ लिखता है तो उसमें वो सारी की सारी बातें अपने जीवन से जुड़ी हुई नहीं डालता। अगर हम हमेशा यही सोचें कि प्लेटो ने अपने जीवन से प्रभावित होकर उस ग्रंथ में बातें लिखी हैं, तो ये बातें तर्कसंगत नहीं होंगी, क्योंकि गौरव ग्रंथ में कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो देश काल और व्यक्ति विशेष से परे हैं। इसका मतलब है कि वो उस समय भी यूज़फुल थी कुछ बातें, और कुछ बातें आज भी यूज़फुल हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो यूनान के लिए भी उपयोगी थी और आज भारत के लिए भी उपयोगी हैं।
तो ये देश और काल की सीमाओं से परे होते हैं गौरव ग्रंथ। हाँ, ये बात भी सही है कि अगर हम किसी गौरव ग्रंथ की व्याख्या कर रहे हैं तो हाँ, हम एक बार उस लेखक के जीवन को देख सकते हैं कि उस लेखक के जीवन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। इससे होगा ये कि हम गौरव ग्रंथ की और भी ज़्यादा अच्छी व्याख्या कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले उपागम की, जो कि है ऐतिहासिक उपागम, हिस्टोरिकल अप्रोच। मोटे तौर पर गौरव ग्रंथों की व्याख्या के ऐतिहासिक उपागम के दो अर्थ लगाए जाते हैं। इसका मतलब है कि ऐतिहासिक उपागम के दो अर्थ माने जाते हैं। पहला है, कोई भी गौरव ग्रंथ अपने युग के बौद्धिक विकास यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा ये कि जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में कोई ग्रंथ लिखा गया था, उनकी जानकारी के आधार पर उस ग्रंथ की व्याख्या करना सरल हो जाता है। ऐतिहासिक उपागम के ये दोनों ही अर्थ अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो पहला अर्थ है वो ये है कि ऐतिहासिक उपागम के जरिए जब हम गौरव ग्रंथ को पढ़ते हैं तो वो जो ऐतिहासिक चीज़ होती है वो बताती है कि उस टाइम पर, जिस टाइम पर वो गौरव ग्रंथ लिखा गया है, उस टाइम पर लोगों का बौद्धिक विकास किस तरह का था, लोगों की इंटेलिजेंसी किस तरह की थी, यानी कि वो युग किस तरह का उस युग में बौद्धिक विकास हुआ था, इंटेलिजेंसी किस प्रकार की थी। इसके अलावा जो ऐतिहासिक परिस्थिति थी ये उसको भी दर्शाता है। अब ग्रंथ किस परिस्थिति में लिखा गया, उस समय ऐतिहासिक हिस्टोरिकल परिस्थिति कौन सी थी, ये उसको भी दर्शाता है। तो बौद्धिक विकास और ऐतिहासिक परिस्थिति, ये दोनों चीज़ें ऐतिहासिक उपागम में शामिल हैं। ऐतिहासिक उपागम के समर्थक यह तर्क देते हैं कि संसार में कोई शाश्वत मूल्य नहीं होते। राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत जो मूल्य स्थापित किए जाते हैं वे किसी विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में ही मान्य या अमान्य होते हैं। मतलब यहाँ कहा जा रहा है, जो ऐतिहासिक उपागम के समर्थक हैं वो कहते हैं कि कोई भी जो संसार में मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, वो शाश्वत नहीं है, मतलब कि हमेशा के लिए नहीं होती हैं। अब राजनीति से संबंधित या राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित कुछ मूल्य होते हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। तो ऐतिहासिक उपागम कहते हैं ऐसे मूल्य या ऐसे राजनीतिक सिद्धांत वो ऐतिहासिक संदर्भ में ही मान्य या अमान्य होते हैं। मतलब कि अगर कोई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का कोई राजनीतिक सिद्धांत है तो वो अपने टाइम पर ही मान्य होगा या अमान्य होगा, वो हमेशा के लिए वैलिड नहीं होगा। मतलब अपने समय में ही वो मान्य होता है या अमान्य होता है। तो यहाँ पर ऐतिहासिक उपागम के समर्थक यही कह रहे हैं कि जो मूल्य होते हैं वो हमेशा के लिए नहीं होते, वो ऐतिहासिक परिस्थिति में ही मान्य होते हैं या अमान्य होते हैं। कोई मूल्य कितना युक्ति युक्त है, इसकी जांच उस ऐतिहासिक संदर्भ में करनी चाहिए जहां उसे लागू करना हो। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। तो ये उदाहरण मैं बस बता रहा हूँ, आप ज़रूरी नहीं है कि इसे एग्ज़ाम में लिखें। अब देखिए, भारत ने अपने विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का जो ये विचार था भारत की सरकार का, वो कितना सही था या कितना गलत था, इसे जानने के लिए हमें भारत की ऐतिहासिक परिस्थिति को भी देखना पड़ेगा। जब भारतीय सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया तो उस समय क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, क्या ऐतिहासिक परिस्थिति थी, सिचुएशन क्या थी, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसको देखकर हम बता सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना कितना सही था या कितना गलत। हम जब देखेंगे ना कि हिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो जो विश्व था वो 2 खेमों में बढ़ चुका था। अगर हम समाजवाद अपनाते तो हम अमेरिका से अलग हो जाते, अगर हम पूंजीवाद को अपनाते तो हम रशिया से यानी कि USSR से अलग हो जाते। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाना एक सही कदम था। इसके अलावा भारत की परिस्थिति कुछ ऐसी थी। तो ऐतिहासिक संदर्भ के हिसाब से ही हम कह सकते हैं कि कौन सा मूल्य कितना सही है, कितना गलत है।
और अगर हम आज के हिसाब से देखेंगे तो आज के हिसाब से अगर हम देखें तो आज की परिस्थिति बदल चुकी है। तो इसलिए ऐतिहासिक संदर्भ में ही हमें देखना चाहिए कि वो जो भी नियम अपनाया गया था, जो मूल्य अपनाए गए थे, वो कितने सही थे या कितने गलत। इसका अर्थ यह नहीं कि ऐतिहासिक उपागम तर्क बुद्धि को कोई मान्यता नहीं देता, बल्कि इसका विश्वास है कि किसी सिद्धांत की प्रामाणिकता उसके ऐतिहासिक संदर्भ में से निर्धारित करनी चाहिए, उसकी आंतरिक तार्किक सुसंगति के आधार पर नहीं। तो फ्रेंड्स, वही है कि किसी भी विश्वास या किसी भी सिद्धांत की प्रामाणिकता यानी कि और वो कितना ऑथेंटिक है, उसे हमेशा उसकी ऐतिहासिक परिस्थिति के हिसाब से ही देखना चाहिए। जब किसी गौरव ग्रंथ के व्याख्याकार उसके ऐतिहासिक संदर्भ से हटकर अपने युग की परिस्थितियों या मान्यताओं के संदर्भ में उसका मूल्यांकन करने लगते हैं, तब उनमें गहरे मतभेद पैदा हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम ऐतिहासिक परिस्थिति पर ध्यान ना दें, हम इतिहास को ना देखें कि इतिहास में कैसी सिचुएशन थी, क्या परिस्थितियां थी, और आज के टाइम पर हम किसी विषय का मूल्यांकन करना शुरू कर दें, तो इससे काफ़ी मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। मतभेद मतलब कि अब एक मत तैयार नहीं हो पाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही अगर हम उदाहरण लें तो हो सकता है कि आज के युग में अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि ये जो डिसीज़न था भारत की सरकार का वो सही नहीं था। सरकार को अपने आप को मतलब संरक्षित नहीं रखना चाहिए था। बहुत पहले ही सरकार को वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के सिद्धांत को अपना लेना चाहिए था। सरकार ने बहुत लेट में अपनाया। तो अगर हम ऐसी बातों को आज के युग में देखेंगे तो हम तो सरकार का विरोध करेंगे, मतभेद काफ़ी उत्पन्न हो जाएंगे। बट जब हम देखेंगे कि हाँ, परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थी जिस कारण से सरकार को ये कदम उठाना पड़ा था, तो हम कहेंगे कि सरकार की इसमें कुछ खास गलती नहीं है, तो परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी थी। मतलब यही है कि ऐतिहासिक संदर्भ एक ज़रूरी चीज़ है, और ऐतिहासिक उपागम में हम एक ऐतिहासिक संदर्भ लेने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री को देखने का प्रयास करते हैं। आई होप फ्रेंड्स, ऐतिहासिक उपागम का मतलब आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, घबराइए मत, अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, और मैंने कुछ रूल्स बताए थे एक वीडियो में, आप उस रूल्स को फॉलो करना। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसके ज़रिए आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आप इसके नोट्स को थोड़ा पढ़िए, समझिए, धीरे धीरे ही सारी चीज़ें समझ में आती हैं। पहला नया टॉपिक है तो जल्दी समझ नहीं आएगा, और ये हार्ड है भाई, ये यूपीएससी के लेवल तक के ये आंसर है आपके, तो प्लीज़ घबराइए मत। अब है अगला उपागम है दार्शनिक उपागम, फिलॉसफिकल अप्रोच। दार्शनिक उपागम गौरव ग्रंथों के कथ्य के तार्किक आधार का विश्लेषण करता है। दूसरे शब्दों में, इस उपागम के अंतर्गत हम यह निर्णय करते हैं कि प्रस्तुत गौरव ग्रंथ में जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं वे कितने तर्कसंगत हैं, कितने युक्तियुक्त हैं और कितने प्रामाणिक हैं। इसमें हम यह पता लगाते हैं कि किसी सिद्धांत को किस किस आधार पर मानने या अमान्य ठहरा सकते हैं। देखिए दोस्तों, दार्शनिक उपागम के जरिए हम गौरव ग्रंथ की तार्किकता को समझने की कोशिश करते हैं कि वो कितना लॉजिकल है, उसमें कौन कौन सी बातें सही हैं, और गौरव ग्रंथ में कही गई बातें कितनी तर्क संगत हैं। तर्क संगत मतलब कि सही हैं, हम उस पर डिबेट कर सकते हैं, वो हमें एक अच्छा रीज़न देती हैं। इसके अलावा कितनी युक्तियुक्त हैं ये पता करने की कोशिश करते हैं। ये पता लगाते हैं कि वो कितनी वैलिड हैं, कितनी प्रामाणिक हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से सबूत हैं जो हमें बता रहे हैं कि गौरव ग्रंथ में कही गई बातें बिल्कुल सही हैं। तो हम पता लगाते हैं कुल मिलाकर कि गौरव ग्रंथ के सिद्धांत कितने सही हैं, कितने गलत हैं। ये सब कुछ किस में करते हैं हम? तो दार्शनिक उपागम में हम करते हैं। बहुत कम शब्दों में कहा जाए तो दार्शनिक उपागम के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि गौरव ग्रंथ कितने प्रामाणिक हैं, कितने तर्कसंगत हैं और कितने युक्तियुक्त हैं, मतलब कुल मिलाकर कितने सही हैं, ये पता करते हैं हम। अब हम बात करते हैं संश्लेषणात्मक उपागम की, सिंथेटिक अप्रोच की।
संश्लेषणात्मक उपागम के अंतर्गत प्रस्तुत गौरव ग्रंथ के पाठ्य से जुड़े सभी तत्वों और सारी प्रासंगिक सामग्री पर विचार किया जाता है और उसमें से ऐसे तत्व की तलाश की जाती है जो देश देशांतर और युग युगांतर के लिए समान रूप से मान्य हों। फिर हमारी वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए उसमें निहित संदेश की पहचान की जाती है। देखिए दोस्तों, संश्लेषणात्मक उपागम बहुत ही आसान है इसको समझना। इसमें क्या होता है कि इसमें पूरे गौरव ग्रंथ का अध्ययन किया जाता है। उसमें पूरी जो भी सामग्री लगाई गई है, जो भी बातें लिखी हैं उसमें, उन सभी बातों को समझने की कोशिश की जाती है। फिर ऐसी चीज़ों को उसमें से छांटा जाता है जो देश देशांतर और युग युगांतर सबके लिए मान्य हो। मतलब गौरव ग्रंथ को पूरा पढ़ने के बाद, पूरा उसको समझने के बाद ऐसी बातों को निकालना, मान लीजिए कुछ ऐसी बातें होती हैं गौरव ग्रंथ में जो ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी ज़रूरी हों, और ना केवल 19वीं शताब्दी के लिए वो बातें ज़रूरी हों बल्कि 21वीं शताब्दी के लिए भी वो बातें इम्पॉर्टेंट हों। मतलब ऐसी बातों को छांटा जाता है जो सभी के लिए, सभी देशों के लिए और सभी समय के लिए, किसी भी युग के लिए वो बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ऐसी बातों को गौरव ग्रंथों में से छांट कर निकाला जाता है और ये जिस तरीके से निकाला जाता है उसको हम कहते हैं संश्लेषणात्मक उपागम। तो फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया होगा कि संश्लेषणात्मक उपागम के जरिए पूरे ग्रंथ को पढ़ा जाता है, फिर उसमें से प्रासंगिक बातों पर विचार किया जाता है जो कि किसी भी समय के लिए ज़रूरी हों या और किसी भी देश के लिए ज़रूरी हों, सभी के लिए मतलब हों। यह एक कठिन कार्य है, परंतु गौरव ग्रंथ के अध्ययन से पूरा लाभ उठाने के लिए यह परिश्रम सर्वथा आवश्यक है। अब देखो, पूरा गौरव ग्रंथ पढ़ना पड़ता है तो इसमें तो कठिन तो लगेगा ही लगेगा, बट इसके ज़रिए अगर हमें गौरव ग्रंथ का लाभ उठाना है तो ये काम तो हमें करना पड़ेगा। इसके ज़रिए होता ये है कि गौरव ग्रंथ की एक भी बात हमसे छूटती नहीं है और हम उसका काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि किसी गौरव ग्रंथ के व्याख्याकार को राजनीति दर्शन की दृष्टि से उसका विश्लेषण करना चाहिए, किसी विचारधारा की दृष्टि से नहीं। यदि व्याख्याकार स्वयं किसी विशेष विचारधारा में आस्था रखता है तो उस ग्रंथ के कथन को वह अपनी विचारधारा के चश्मे से देखेगा और उसका तटस्थ विश्लेषण नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, ये बात सभी उपागमों पर लागू होती है। अब जो व्याख्याकार है, जो गौरव ग्रंथ के बारे में सबको बता रहा है कि इसमें क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, तो उसे राजनीति दर्शन से यानी कि राजनीतिक दृष्टि से गौरव ग्रंथ का विश्लेषण करना चाहिए या उसको पढ़ना चाहिए। अगर मान लो कि उसके मन में पहले से ही कोई विचारधारा है जिसके वो पक्ष में है, अब मान लो कोई मार्क्सवादी विचारधारा का व्यक्ति है, अगर वो किसी ग्रंथ को पढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, वो करेगा ये कि जो भी बातें मार्क्सवाद के लिए सही हैं वो उन बातों को लोगों को बताएगा, सबको कहेगा कि ये बातें बिल्कुल सही हैं। और अगर उस ग्रंथ में कोई पूंजीवाद से संबंधित बात होगी या कोई दूसरी बात होगी तो वो उसको उजागर ही नहीं करेगा, वो कहेगा ये बातें तो गलत हैं, क्योंकि मार्क्सवादी तो पूंजीवाद से नफरत करते हैं। तो इसीलिए अगर कोई व्याख्याकार है तो वो निष्पक्ष होना चाहिए, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से गौरव ग्रंथ का व्याख्याकार होना चाहिए। उसने कोई विचारधारा का कोई चश्मा ना पहना हो, उसने अपने अंदर कोई धारणा ना बना कर रखी हो, तो ये आवश्यक है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे जितने भी उपागम थे गौरव ग्रंथ को पढ़ने के, वो सारे के सारे ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों, बिल्कुल घबराइए मत, आप वीडियो को अच्छे से समझिए, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।